हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। आ गए हैं हम लोग सेकंड वाले पार्ट में ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने के लिए। पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने हल्का फुल्का अंदाज़ा ले लिया है कि किस तरीके से ग्रेविटी काम कर रही है, थोड़ा बहुत किस टाइप के फोर्सेज हैं वगैरह वगैरह। जिसने पहला पार्ट देखा रहेगा उसको अंदाज़ा मिल गया रहेगा कहानी का। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं। गोल तो वही है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है और डिटेल भी अच्छे से पकड़ना है। तो हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। न्यूटन साहब ने इन्वर्स स्क्वायर लॉ प्रूव कर लिया है और केपलर के लॉ का इस्तेमाल करके कर लिया है। न्यूटन साहब का बहुत इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। सो टाइम आ गया है कि उनको उनके रियल वाले लॉ के लिए एक्नॉलेज किया जाए। तो इसके अंदर हो क्या रहा है। मैंने तुमको कल ही बताया कि मानसिकता तो हमारी है कि हम दो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में होने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करने वाले हैं। मतलब स्पेस में बैठी हुई दो बॉडीज़ के ऊपर हम लोग देखेंगे कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। अब न्यूटन साहब ने ये बताया कि कोई बॉडी होगी, एक बॉडी ले लिया उसका नाम दे दिया ए, एक बॉडी ले लिया उसका नाम दे दिया बी। इसका कुछ मास होगा, इसका भी कुछ मास होगा। इसको मास ऑफ बॉडी ए और इसको मास ऑफ बॉडी बी बोला जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से एक सर्टन डिस्टेंस पे होंगे। इस डिस्टेंस को क्या बोल दिया उन्होंने, डी बोल दिया। इन्होंने अपने लॉ समझे थे पहले ही, अपने को हल्का फुल्का अंदाजा है, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये जो फोर्स है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है सबसे पहले कि पहली वाली बॉडी का मास कितना ज़्यादा है। अगर मास बहुत ज़्यादा रहेगा तो फोर्स भी उतना ही ज़्यादा जनरेट होने वाला है इसके अंदर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उतना ही ज़्यादा जनरेट होगा अगर इसके अंदर मास बहुत ज़्यादा है तो। अगर सेकेंड चीज़ उन्होंने बोला कि मास सिर्फ बॉडी ए के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला, इस पर भी डिपेंड करेगा कि दूसरी वाली बॉडी का भी मास कितना है। तो दूसरी वाली बॉडी जो थी वो एम बी, उसका भी मास अगर ज़्यादा है तो फोर्स कैसा जनरेट होने वाला है, ज़्यादा जनरेट होने वाला है। पहली चीज़ ये समझ में। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बताया, वही इन्वर्स स्क्वायर लॉ की भी बात कर सकते हैं हम लोग, कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के स्क्वायर को ये कैसा रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। ये तीन चीज़ें इन्होंने इसके अंदर समझी थी। क्योंकि मैं पहली बात तो वीक फोर्स अगर अपने आप को एक्नॉलेज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि मासेस बॉडी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इतना काम कर पा रहे हैं, तो नहीं कर पाता। इन तीनों को इन्होंने मिला दिया, मिला करके इसको बोला कि फोर्स जो इसके अंदर जनरेट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू बॉडी, जिनको अब मैं एम ए एम बी बनाने के बजाय M1 M2 लिख दूंगा ताकि ए बी वाला भी कॉन्सेप्ट थोड़ी देर के लिए हट जाए, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। कहानी हमारे साथ हमेशा ऐसी रही कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं हम इक्वालिटी लेकर के आते हैं। इक्वालिटी लाने पे हमको एक कांस्टेंट बीच में लाना पड़ता है। इस केस में उस कांस्टेंट का नाम g है, तो इसको M1 M2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बोलना स्टार्ट कर दिया। तो F इज इक्वल्स टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ी बहुत बात हम लोग बहुत करने वाले हैं, एक्चुअली थोड़ी बहुत नहीं। g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है। ठीक है, ये बात हो गई। और जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला गया है। इसके ऊपर बातें बहुत हैं, अभी हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, पर फिलहाल हमारा फोकस जी के ऊपर नहीं रहेगा। फिलहाल हम इसको एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये मान करके सिर्फ बात करने वाले हैं कि किस तरीके से M1 M2 और डी स्क्वायर का प्रोडक्ट जो है वो फोर्स बता रहा है और किस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया जाता है। तो कहानी बस वही है कि न्यूटन साहब ने ये बताया है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स. This force is directly proportional to the product of their masses and two object and inversely proportional to the square of the distance between them. ये बात इन्होंने इसके अंदर जाहिर करके बताई ही है। चलो इसके ऊपर तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, समझ में आता है। तो ये बन गया अपना फार्मूला तो बन गया, पर फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा कहानी में वेरिएबल लेकर के आएंगे और इसको सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि द मास ऑफ अर्थ एंड मून आर 6 × 10⁻24 एंड 7.4 × 10⁻22। अर्थ है, मून है, मून इसके अगल बगल घूमता ही है, तुम लोगों को मालूम ही है। इसका मास हमको बताया गया है कि मास ऑफ अर्थ इज 6 ही लिखा है, पॉइंट में डाला भी नहीं, 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, वैसे ही मास ऑफ मून का मास कितना है, 7.4 × 10⁻22 kg। ये दोनों का ये बता दिया हमको, मास बता दिया। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.8 × 10⁻5। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बता रहा है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर दिया। यस, हम लोग इसको मीटर में लेकर गएंगे, समझेंगे इसकी कहानी कैसे है। सो कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमको इसके बीच में फोर्स पता करना है। जी का वैल्यू अपने को यहाँ पे याद रहना चाहिए, वो कितना है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब जी की वैल्यू तुमको एक चीज़ और हेल्प करेगी फाइंड आउट करने में, वो ये है कि ये जो कुछ भी डेटा तुमको दिया हुआ है ये इसके यूनिट के प्रोपोर्शन में है या नहीं है, वो चेक कर लो। कैसे? इसके अंदर तीन बातें। एक तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होने वाली है, जो भी दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा या मीटर में होगा, थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस जो होगा मीटर में होगा। और जो मास है वो किस में होने वाला है, केजी में। चेक कर लो मास केजी में है क्या, हाँ है। चेक करो डिस्टेंस मीटर में है क्या, डिस्टेंस मीटर में नहीं। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 10⁻5 के बजाय इसको अगर मैं 10⁻8 लिख दूँ तो ये किलोमीटर से किस में चला आएगा, मीटर में। 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो चले आया वो
मीटर में। सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी, ठीक है। और जब मीटर में रखूँगा और केजी में रखूँगा, जो फोर्स मेरे को बन के मिलेगा वो मुझको मिलेगा न्यूटन में। इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके चले जाते हैं। देखते हैं करके। सो फोर्स की वैल्यू होने वाली है G m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। ओके चलो कोई बात नहीं। सो फोर्स इज गोइंग टू बी G की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास कितना है 6 इंटू 10⁻24 इंटू सेकंड वाले का मास कितना है 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर मतलब 3.84 इंटू 3.84 दो बार लिख रहा हूँ ताकि स्क्वायर, चलो ठीक है नहीं करेंगे परेशान, इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर करने हमको यहाँ पे बोला गया है। सही है, इसका स्क्वायर करने बोल दिया गया। अब इसको मैं ऐसे समझने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला काम जो मैं यहाँ पे करूँगा मेरी समझदारी से, वो सारे नंबर्स को अलग कर लूँगा और सारे 10 के पावर्स को अलग कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे 3.84 इंटू 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 डिवाइडेड बाय 10⁻8 टू ज़ा 8 और 8 16 हो जाने वाला है। यहाँ पे समझ में आया। हमने क्या कर लिया, सारे नंबर्स को एक तरफ कर लिया, सारे 10 के पावर्स को एक तरफ कर लिया, ठीक है। अब 10 के पावर्स और ये समझ लेते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं। मुझको लगता है कि ऊपर मेरे पास 10 के पावर में 10⁻², 24 + 22 20 20 40 46 10 ऊपर बैठे हुए हैं और ये 16, ये 10⁻11 यहाँ ना हो करके इसको नीचे होना चाहिए, 10⁻11 इसको नीचे होना चाहिए, तो नीचे हो जाएगा 27 10⁻27। अब 46 में से 27 जाएगा, 3 यहाँ से 16 9 1 19 बचा हुआ है, पावर बचेगी मेरी 10⁻19। ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव है, इस वजह से उसको पॉजिटिव ही रख रहा, ठीक है। इसको लेकर के आता हूँ अब 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास है 3.84 मल्टीप्लाइड बाय 3.84। ओके, अब ये सब हट के कितना बच जाएगा 10⁻19। होपफुली आप लोगों ने लिख लिया है 10⁻19। चलो ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद जिन लोगों को कैलकुलेशन में आसानी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कैलकुलेशन आसानी से कर लो और सॉल्व करके आंसर निकाल लो। कोई टेक इसके अंदर है नहीं, डिवीजन विवीजन तुम आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पर मैं ऐसा कुछ करूँगा जो बहुत फास्ट करने के लिए बना हुआ है प्रोसेस, ठीक है। मैं क्या करने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो मैं राउंडिंग ऑफ करना शुरू कर दूँगा। 6.67 को मैं लिख लूँगा 6.5, 6 को मैं 6 लिख लूँगा और 7.4 को मैं 7 लिख लूँगा, 3.84 को मैं 4 लिख लूँगा, 3.84 को मैं 4 लिख लूँगा, इंटू 10⁻19 कर रहा हूँ। ये हरकत मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इन केस तुमको कैलकुलेशन करना है तो अपने ट्रेडिशनल तरीक़ों से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इन केस तुम्हारे पास समय नहीं है, बहुत कम समय है, तुमको पेपर जल्दी से जल्दी सबमिट करना है और तुम लास्ट मोमेंट पे हो पेपर के, तुमको राउंड ऑफ करके नज़दीकी आंसर तक पहुंचना है जो MCQ के अंदर बैठा हुआ है, तो वहाँ पर तुमको ये टेक्निक थोड़ी सी क्या कर जाएगी, काम कर जाएगी, ठीक है। अभी 10⁻19 में से क्या कर लेता हूँ 100 बाहर निकाल लेता हूँ, एक और 100 बाहर निकाल लेता हूँ, 10⁻4 बाहर निकल गया, बचा 10⁻15। समझते हो ना, 100 बाहर अगर निकला 115 बचा हुआ है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय 7 मल्टीप्लिकेशन बाय 6 मल्टीप्लिकेशन बाय यहाँ पे 65 कर देता हूँ इसको लगे हाथ, और डिवीजन में मेरे पास 4 बचा है और 65 की वजह से एक 10 भी आ गया है कहानी में। सो 4 1 4 यहाँ पे कर देगा इसको 25, 4 1 4 यहाँ पे इसको कर देगा 25, ठीक है, और ये 10 इसको कर देगा 14, तो 10⁻15 से हो जाएगा ये 14, 25 इंटू 25 बचेगा 625 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे मेरे पास 65 इंटू 6 इंटू 7। अब इन सबको तो कोई भी मल्टीप्लाई कर लेगा मुझको लगता है, मैंने सारा डिवीजन ही क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है, नंबर ही नंबर ऊपर छोड़ दिए हैं, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लोगे आसानी से तुमको आ जाएगा इसका आंसर। चलो करके देख लेते हैं, रख कर दो इसको सब, 6 7 यहाँ पे कर लें, पहले एक काम कर लेते हैं, ईजी कर ले, 6 5 30, 6 6 36 36 37 38 36 से हो जाएगा 39 मल्टीप्लाइड बाय 7 5 ओके 7 5 35 कर लेते हैं, 7 2 14 15 16 17 कर लेते हैं, 7 6 42 43। सो 4375 मल्टीप्लाई बाय 390 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14। अब यहाँ पे भी अगर तुमको प्रॉब्लम हो जाए कभी गलती से, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है इतना मल्टीप्लाई, इतना तो कर ही लोगे मल्टीप्लाई, इधर भी तुमको समझ में आ जाता है, तो इधर भी पॉइंट लगा करके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं उतना नहीं रिकमेंड करूँगा, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल के लिए अपन इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक। सो 4375 को मल्टीप्लाई करने चले हैं 390 से, पहले तो 4 बार 0 ऐसे ही लग गया, फिर 9 5 45, 7 9 63 67 27 और 6 33 और 9 4 36 37 38 39, ठीक है। अब 2 0 लगा लेते हैं, 3 5 15 हो जाएगा, 3 7 21 22 हो जाएगा, 3 3 9 10 11 हो जाएगा, 3 4 12 और एक
13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 छोड़ूंगा, 5, यहाँ पे 12 हुआ, यहाँ पे 5 6, और यहाँ पे हो जाने वाला है 9 10 11, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3 9 और 10, और यहाँ पे हो जाएगा 2। सो मेरा आंसर 2016। सो मैं क्या कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। सो 2.01 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻14 कर लूँगा। मेरा आंसर जो है नियरली 2.01 इंटू 10⁻20 फोर्स पता कर रहा था, इस वजह से मुझको मिला है न्यूटन। फोर्स पता करने की वजह से मुझको इसका न्यूटन आंसर, न्यूटन के यूनिट्स में आंसर मिला हुआ है। इस तरीके से अपन इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तुम अगर वो वाला तरीका यूज़ करोगे जहाँ पे तुम प्रॉपर डिवीजन वगैरह लगाओगे तो भी आंसर आएगा ही, थोड़े डेसिमल्स के आगे पीछे कम आएगा, 1.9 आएगा, 1.97 आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। तो नियरेस्ट आंसर निकालने में तुमको इससे रिलेटेड हेल्प मिलेगी। डिवीजन करके किया ही जा सकता है, पर टेक्निक कौन सिखाएगा? टेक्निक वाला काम इस तरीके से चलने वाला है, ठीक है। सो ये है कहानी। अब मैंने तुमको पहले ही बताया कि इसकी तो बात अपन ने कर ली, इसके ऊपर सम भी कैसे सॉल्व करते हैं हल्का फुल्का देख लिया। कैलकुलेशन की टेक्निक मैंने तुम लोगों को समझा दी है ताकि तुम्हारे को आसानी हो इन चीज़ों में। अब एक चीज़ पर बात नहीं हुई थी, वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको डिफाइन करने का भी एक तरीका है, वो भी बहुत मज़ेदार है, अपन वो भी समझने की कोशिश करेंगे। सो देखते हैं। द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज डिनोटेड बाय द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिखा है अपने को सबको, विच क्वालिफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मासेस। जी की वैल्यू क्या नियंत्रित करती है कि कितना फोर्स उनके बीच में जनरेट होने वाला है। जी की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट होती है अलॉन्ग द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ, कोई भी प्लैनेट ले लो, कोई भी बॉडी ले लो, जी का वैल्यू हमेशा तुमको कितना मिलने वाला है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। यही वैल्यू तुमको जी का हर जगह मिलने वाला है। जी का वैल्यू कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। अर्थ पे अलग, कहीं और अलग, ऐसा नहीं है। मास भी वैसे ही होता है, यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है, इस वजह से इसको क्या बोला गया है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला गया, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिन सवालों के अंदर इसको अच्छे से जस्टिफाई किया जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दो बातें यहाँ पर तुमको अच्छे से समझनी है कि पहली बात तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, या न्यूटन के जो जी की वैल्यू है उसकी बात हो रही है, इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों बोला गया है? जब भी तुम किसी भी चीज़ को यूनिवर्सल लॉ या फिर यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलना शुरू कर दोगे, फिजिक्स में हमेशा इस चीज़ को याद रखना, जनरली भी इस चीज़ को याद रखना कि जब भी तुम उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट या यूनिवर्सल लॉ बोलना स्टार्ट कर देते हो तो उसका ये मतलब हो जाता है कि डिपेंडिंग अपॉन, मतलब कहीं पर भी हो, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम और एनी थिंग अराउंड इट, ठीक है। अब ये फ़ोन और मेरे बीच में ये एक्सेसरीज जो रखे हुए हैं, इनके मेरे बीच में जो भी कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, ये इंटरेक्शन को अगर मैं उठा कर मून पे रख दूँ तो भी इंटरेक्शन सेम होगा, मैं उठा के जुपिटर पे रख दूँ तो भी इंटरेक्शन जो होगा वो सेम ही होगा। अगल बगल का मीडियम एटमॉस्फेयर है, कोई भी चीज़ चेंज होने की वजह से इनके अंदर बदलाव आने वाला नहीं है। पूरे यूनिवर्स में दो बॉडीज़ कहीं पे भी रखो, जी का वैल्यू तुमको 6.67 ही मिलने वाला है, 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर, मास एंड साइज ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। तो उसका नेचर कैसा है, उसका मास कैसा है, उसका साइज कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो अगर मैंने दो बॉडीज़ कंसिडर कर ली हैं और इन बॉडीज़ का मास अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो जी का वैल्यू को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इन लोगों का नेचर अगर अलग अलग हो रहा है, कहीं लिक्विड स्टेट में है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो भी इनको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इनका साइज़ कैसा है, बड़ा है, छोटा है, तो भी जी को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इनके बीच में मीडियम कौन सा भरा है? पानी में ये लोग डूबे हुए हैं कि इनको किसी और पैराफिन ऑयल में डुबाया हुआ है या फिर इनको स्पेस में वैक्यूम में छोड़ा हुआ है, कहीं भी हो ये, इनके बीच में क्या मीडियम है, इससे इसको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसको कोई डिफरेंस इससे जनरेट नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अनअफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू पार्टिकल, देयरफॉर इट इज़ रेफर्ड एज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। इस वजह से इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला गया है। सिंपल है, साधारण सी बात है, कुछ भी इसके अंदर दिमाग लगाने वाला काम है नहीं। ओके, इसमें कुछ होना चाहिए। हाँ, ये सेकंड वाला पॉइंट है तुम्हारे वही क्वेश्चन का जो पिछला वाला अपन कर रहे थे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल एंड वैलिड थ्रू द एंटायर यूनिवर्स। तो ये तो साधारण सी समझने वाली बात है कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी चले जाओ तुमको जी का वैल्यू क्या मिलने वाला है? सेम ही मिलने वाला है। तो साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, मीडियम दोनों के बीच में क्या रखा हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता, पूरे यूनिवर्स में हर जगह सेम तरीके से ही काम कर रहा है, सेम ही वैल्यू रख रहा है। इस वजह से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर जी का जो वैल्यू है 6.67 इज़ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड न्यूटन का ये जो लॉ है, फोर्स पता करने वाला जो फॉर्मूला है, ये भी पूरे यूनिवर्स में हर जगह वैलिड है, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो डिटरमाइन द एसआई यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम द फॉर्मूला फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स, ठीक है, कोई बात। हम लोगों को उसका एसआई यूनिट निकालने बोला गया है, चलो पता करने की कोशिश करते हैं। तो अपने को फॉर्मूला पता है
F इज इक्वल्स टू GMM अपॉन आर स्क्वायर लिखा है और डी स्क्वायर लिख दो, ठीक है। मेरे को जी का वैल्यू पता करना है, तो जी के लिए मैं लिखूँगा कि फोर्स अगर मल्टीप्लाई हो जाए मेरा आर स्क्वायर के साथ और डिवाइड हो जाए मास और मास के साथ, तो मेरा काम बन जाएगा, सही है। मेरे को जी की वैल्यू मिल जाएगी पहली बात तो। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये मास भी केजी में और ये वाला मास भी केजी में। सो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जी का वैल्यू हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी इंटू केजी हो जाएगा केजी का स्क्वायर। सो जी का यूनिट जब तुमको निकालने की बारी आई तो तुम क्या लिखोगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पहली चीज़, ठीक है। अब ये बोलता है कि इसको सीजीएस सिस्टम के अंदर भी पता करो, ऐसा सिस्टम है। तो न्यूटन से सीजीएस सिस्टम में कहाँ ही बदल के हो जाती है डाइन, मीटर स्क्वायर से हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर से हो जाएगा ग्राम स्क्वायर, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, तो वो बन जाएगा अपना सीजीएस सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी यूनिट पता कर सकते हैं। और यूनिट तो इसकी जानते ही हो, देखो वही है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वही यूनिट हमको फाइंड आउट करने बोला था, हमने फाइंड आउट करके उसको दिखा दिया कि इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात इसका यूनिट पता करने की। सेकंड चीज़ क्या बोलता है कि डिफाइन करके दिखाओ, बोलता है कि डिफाइन करके दिखाओ। सो डेफिनेशन जो होता है जी का बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होगा कुछ लोगों के लिए, और अगर दिमाग लगा लोगे थोड़ा सा तो ईजी हो जाएगा। ध्यान से देखना मैं क्या बोलने की कोशिश करूँ कि एफ की वैल्यू इज जी एम एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये जो फोर्स है ये जी एम एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर की वैल्यू। मेरे को बोलता है कि ये जी को डिफाइन करो, बताओ कि ये जी है क्या। सो मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, इसी का फॉर्मूला पहले पता कर लेता हूँ। सो फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इंटू एम अगर मैं कर दूँ तो मेरे लिए पास कौन बच जाएगा? जी बच जाएगा। सारी वैल्यूज़ को उस तरफ लेकर के चलेगा, ठीक है, समझते हो पहली बात। अब मैं क्या कर लेता हूँ, दो बॉडीज़ को कंसिडर करता हूँ, एक बॉडी यहाँ पे एक बॉडी यहाँ पे, दो बॉडी मैंने कंसिडर कर ली। ये बॉडी का मास मैं ले लेता हूँ 1 kg यूनिट मास, इसका भी मास ले लेता हूँ मैं 1 kg, और इन दोनों बॉडीज़ को मैं 1 मीटर दूर रख देता हूँ एक दूसरे से, समझते हो, 1 मीटर दूर रख देता हूँ एक दूसरे से। सो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जहाँ जहाँ m आएगा वहाँ 1 लिखूँगा, जहाँ m आएगा वहाँ 1 लिखूँगा, और जहाँ r आएगा वहाँ भी 1 लिख दूँगा। सो g का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? f के बराबर हो जाएगा, सही है ना। g का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? f के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने m की जगह 1 डाल दिया, इस m की जगह 1 डाल दिया और r के बीच में 1 डाल दिया। सो व्हाट इज g? g इज इक्वल्स टू, या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ फोर्स exerted by two bodies of unit masses kept at a unit distance away from each other। देखना, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी तरीके से हम कुछ कुछ चीज़ों को फिजिक्स में डिफाइन करते हैं। क्या बोलने की कोशिश हो रही है कि अगर कोई दो यूनिट मास वाली बॉडी, मतलब दो बॉडी ले लूँ जिनका मास एक एक ही किलो होगा, ठीक है, प्रॉपर एक एक किलो होगा, और वो एक दूसरे से 1 ही मीटर दूर रखे हुए हैं, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो इनके बीच में जितना फोर्स जनरेट हो रहा है that force is equals to the gravitational constant. So what is gravitational constant? Gravitational constant, or the g that we are talking about, is the amount of force is equal to the amount of force exerted by two bodies kept at unit distance from each other and having unit masses। तो अगर दोनों का मास यूनिट है, मतलब 1-1 ग्राम 1-1 kg ही है, एक होना चाहिए उसके अंदर ताकि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन में 1 लगे, और दोनों 1 मीटर के ही डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली इनके बीच का जनरेट होने वाला जो भी फोर्स होगा वो फोर्स किसके बराबर हो जाने वाला है? जी के बराबर। इस तरीके से तुम जी को क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो इस केस में, ठीक है। हर बार बुक्स में हर जगह इसको एक अलग अलग तरीके से दिखाया होगा, बट दिस इज हाउ फंडामेंटली इसका मतलब यही होने वाला है। सिंपल है, चलते हैं फिर। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो पिछली कहानी में जाओगे कल वाली बातों में, तो कल की बातों में अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो पढ़ा था फोर्स एंड मोशन, सही है ना। अब अगर ये मोशन हो रहा है तो ये मोशन क्या कर रहा होगा? ये मोशन की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चीज़ें चल रही होंगी, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से बॉडीज़ मूव हो रही होंगी। जब भी मोशन होता है तो ये सारी चीज़ें होने लगती है ना, डिस्प्लेसमेंट होने लगता है, सब कुछ होता है, ऐसे तो काम करता है मोशन का। सो अब सीन क्या है कि दो प्लैनेट जो है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब अगर ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो किसी न किसी फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दे दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ एग्जिस्ट करता है? जो प्लैनेट है उसके बॉडी में एग्जिस्ट करता है, प्लैनेट है उसके सेंटर पे एग्जिस्ट करता है, हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करता है, कोई चीज़ को ऊपर फेंको तो वापस उसको नीचे बुला लेता है। ये किसकी वजह से हो रहा है? इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। साधारण सी बात है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, साधारणता समझने की कोशिश करेंगे कि मोशन होगा तो मोशन से रिलेटेड क्या होगा? कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट होने वाला। तो आगे वाले 2-3 स्लाइड हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये पैरामीटर्स जो होते हैं मोशन के
वो ग्रेविटी के साथ किस तरीके से काम कर रहा है, मतलब मोशन हो रहा है ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो जो मोशन हो रहा है उसको नाम दोगे, या फिर सॉरी जो फोर्स जनरेट हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलोगे। ये सारी बातें करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका एक सवाल है, सवाल के साथ ही इसका आंसर भी मिल जाता है कि एक्सप्लेन द टर्म अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। इस तरीके से तुमको एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। सो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर टूवर्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। Since the Earth's center of mass is located at the center, the gravitational force of any object is also directed towards the center. The force causes object to fall vertically downwards. साधारण सी बात है, ये फोर्स किसी प्लैनेट के कोर में एग्जिस्ट करता है, उसके सेंटर पे एग्जिस्ट करता है, इस वजह से एवरीथिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, एंड जो भी चीज़ को मैं छोड़ूंगा दैट इज गोइंग टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द प्लैनेट। सिंपल है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन, मैंने तुमको बताया कोई पत्थर ऊपर फेंकोगे वो लौट के वापस कैसा आएगा, रिड्यूसिंग, पहले शुरुआत में ऊपर जाता रहेगा, दिस फोर्स पुल्स इट्स डाउनवर्ड्स। सो जिस चीज़ को हमने ऊपर फेंका हुआ है उसको डाउनवर्ड पुल लगने वाला है, उसकी वेलोसिटी शुरू में धीरे धीरे स्लो होगी। अब ये कांस्टेंट डाउनवर्ड्स वेलोसिटी स्लो होने की वजह से इवेंचुअली वो किसी जगह पे स्टॉप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, देन द फोर्स विल कंटिन्यू टू एक्ट, और वो वापस उसको फिर नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देगा, और कहाँ वापस से लाना शुरू कर देगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। सिंपल सी बात है। सो मोशन किस टाइप का हुआ था, मोशन हुआ था ग्रेविटी की वजह से। सो जो फोर्स एसोसिएटेड है, एक बार तो वो रीजन था दैट वाज सेंट्रीपिटल फोर्स दैट वाज मेकिंग इट गो राउंड एंड राउंड। एक फोर्स और है जो अट्रैक्ट कर लेता है, अब इसको छोड़ूंगा तो ये अर्थ के अगल बगल नहीं घूमेगा ना, क्या होएगा इसका, गिरेगा नीचे सीधा सीधा। सो दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दैट वाज हैपनिंग ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अलग अलग पोजीशन के लिए जो भी फोर्सेस काम कर रहे हैं उनको हम लोगों ने अलग अलग नाम देके रखा हुआ है। नेक्स्ट जिसकी बात हमको करना है वो है अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग। सो मैंने तुमको बताया कि मोशन हो रहा है, मोशन की वजह से फोर्स होगा, तो फोर्स को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यही फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ से मैं एक सामान गिराता हूँ, मैंने बोला कि ये सामान आएगा, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर और सरफेस पे आकर के गिर जाएगा। ये जब नीचे आ रहा है तो कुछ ना कुछ फोर्स की वजह से आ रहा है, तो नीचे किसी न किसी फोर्स की वजह से ही ना, ऑब्वियसली। सो जब ये फोर्स की वजह से आ रहा है तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, जब फोर्स की वजह से नीचे आएगा तो इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। अब इसका जो भी एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या है वहाँ पे हमको पढ़ना है। जो भी एक्सेलरेशन है इसको हम ए बोलना बंद कर देंगे और इसको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, जी बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जी हमको इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो भी एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है दिस इज हैपनिंग ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन। तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होने वाले एक्सेलरेशन को हम ए नहीं बोलते, क्या बोलना शुरू कर देते हैं, जी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर मैं इस फोर्स को पता करने की कोशिश करूँ तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा होता है। पर ए नहीं लिखूंगा, मैंने अभी तय किया है, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ इज इक्वल टू एम जी लिखूंगा। इस फोर्स को फोर्स भी बोला जाता है, इस फोर्स को क्या बोला जाता है, एक चीज़ और बोला जाता है, वो है इसका वेट। जो इस बॉडी का वेट है वो वेट इसको बोला जाएगा। हमको इंटरेस्ट इस जी में है, हमको इस जी में बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है। सो कहानी ऐसी है कि ये भी तो एक बॉडी है और ये भी एक बॉडी है। अगर इस बॉडी का मास m है और इस बॉडी का मास m है और ये दोनों एक सर्टन डिस्टेंस से एक दूसरे की ओर खड़े हुए तो इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, सही है। अगर इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, निकला तो नहीं निकला, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कर देता हूँ, चलो ठीक है, आर स्क्वायर कर दूँ, चलेगा, ठीक है। अब ये जो रेडियस है अर्थ का, ये रेडियस तो यार बहुत बड़ा है, कितना है पता है, 6400 किलोमीटर के आसपास है, 6400 किलोमीटर के आसपास। मैं जो बॉल फेंकूंगा वो कितना ऊपर फेंकूंगा, 1 किलोमीटर ऊपर फेंक दूंगा, बहुत ताकत लगा दूंगा तो 1 किलोमीटर फेंक दूंगा मशीन इस्तेमाल करके। 6400 किलोमीटर के आगे 1 किलोमीटर ये नन्ना से दिखाई देगा इतना दूर, तो इधर से इधर हो, इधर से उधर हो, बात क्या होगी, बात तो रेडियस के बराबर ही हुई ना। अर्थ से थोड़ा सा तो ऊपर फेंका हुआ है, ये थोड़े से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अर्थ के रेडियस के बराबर ही मान लेते हैं इसको। तो डिस्टेंस कहाँ से शुरू होता है ग्रेविटेशनल फोर्स तो शुरू होता है सेंटर से, तो सेंटर से वो कितना दूर है, सेंटर से वो 6401 किलोमीटर दूर है, सही है। तो 6401 लिखने के बजाय 6400 ही लिख दूंगा, बोल दूंगा जितना अर्थ का रेडियस है उतना ही दूर है, तो आर स्क्वायर लिखने के बजाय क्या लिख दूंगा, आर स्क्वायर लिख देता हूँ। लिख लीजिए पहले ना, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। अब ये फोर्स अगर इधर से देखा जाए तो ये बॉडी है, इसके ऊपर ये फोर्स काम कर रहा है एम जी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एम जी इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, चलता है, सही है। अब यहाँ तो मेरे को लगता है कि ये मास इस बॉडी का, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को लगता है जी एम 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 एम, फिर से ये मास है बॉडी का, दोनों साइड से क्या हो गया, मास और मास कट गया, तो यहाँ मेरे को लगता है कि जी इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर।
सही है, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ये तो मेरे को मिल गया एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जी का वैल्यू तो अपने को समझ में आ गया है कि जी इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो है, जो अपने को पता चला है, ये वैल्यू को हम लोग मानेंगे कि ये वैल्यू सरफेस पे है अर्थ की। ठीक है, अब सरफेस पे है का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ इन पॉइंट्स पे अगर तुम जी का वैल्यू पता करने निकलोगे तो ये पॉइंट पे तुमको जी का वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर निकलेगा। लेकिन जी एम अपॉन आर स्क्वायर के साथ एक खास बात और इसके अंदर आ जाती है, हमको इसके वैल्यूज़ भी पता है। हमको ये भी पता है कि जी कितना है, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है, ये हमको जी का वैल्यू पता है। मास का वैल्यू भी हमको पता है, मास हमको पता है 6 इंटू 10⁻24 ये उसका मास है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जो है वो अपने को पता है कि 6400 इंटू 6400 इंटू 10⁻33 6 कर दोगे, ये सब को जब जोड़ोगे तो तुमको मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू तुम लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाली है। तो पूरे सरफेस के ऊपर कहीं पर भी अगर तुम जी का वैल्यू पता करने की कोशिश करोगे तो वो तुमको कितना मिलने वाला है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलने वाला है। अभी के लिए ये बात मानी जा सकती है, अभी अगली स्लाइड में ये बात थोड़ी सी बदल जाएगी, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, थोड़ा नया कहानी आ जाएगी उसके अंदर। पर फिलहाल के लिए हम लोग बात कर सकते हैं कि मोटा मोटी अगर तुम इसके अलॉन्ग चल रहे हो, सरफेस के अलॉन्ग चल रहे हो, तो सरफेस के अलॉन्ग तुमको इसकी वैल्यू इसी टाइप की मिलने वाली है। ठीक है, अब लेकिन तुम अर्थ के बियॉन्ड जाने की कोशिश करो, मतलब सरफेस से ऊपर जाने की कोशिश करो और सरफेस से डेप्थ आने की कोशिश करो, तो फॉर्मूला में क्या बदलाव आने वाला है। तो सबसे पहली कंडीशन, सो अलॉन्ग द हाइट, साधारण सी बात है, इसके अंदर कुछ भी है नहीं, अलॉन्ग द हाइट। तो अगर तुम अर्थ पे हो और अर्थ से थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करो, इस पॉइंट पे आ जाओ, तो ये पॉइंट जो कुछ भी होगा इसको हम हाइट का नाम दे देंगे h, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या चल रहा था, रेडियस r। ठीक है, तो अगर अब तुमको g का वैल्यू निकालना है तो g की वैल्यू तुम ऐसे लिखोगे, g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन, यहाँ पे क्या लिखना हो, r प्लस एच द होल स्क्वायर, r प्लस एच द होल स्क्वायर यहाँ पे तुम लिखोगे, तब जाके तुमको g का वैल्यू प्रॉपरली मिलेगा। ठीक है, और सेकेंड चीज़ तुमको इसके अंदर समझ के रखनी है कि अलॉन्ग द डेप्थ, गहराई में अगर जाने की कोशिश करते हो तो ये तुम्हारी अर्थ है, अर्थ का रेडियस कितना है, r पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस पता करोगे तो कितना मिलेगा, r मिलेगा। और समझो तुम गहराई में थोड़ा अंदर तक उतर गए हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतर गए हो, सो ये डेप्थ हो गई d। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको मैं ऐसा मान सकता हूँ क्या कि वो r माइनस डी है, समझना है पूरा r, और ये जो अर्थ के अंदर तुम जो डेप्थ में उतरे हो d, तो ये बचा कुचा कितना हो जाएगा, r माइनस डी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम g का वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करते हो तो g का वैल्यू जी एम अपॉन r माइनस डी द होल स्क्वायर हो जाने वाला है, जी एम इंटू आर माइनस डी द होल स्क्वायर हो जाने वाला है। ये फार्मूला अभी एक्सेप्टेबल नहीं है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि ये मास जो है वो बदलने वाला है, ये मास जो है वो चेंज हो जाएगा, एम डैश हो जाएगा। ये फार्मूला अभी मैं पूरी तरीके से इसको नहीं बोलूँगा कि एक्सेप्ट कर सकते, बस फिनोमेना समझने के लिए तुमको बता रहा हूँ कि हाइट और इसके हिसाब से कैसे इसके अंदर डिफरेंस बन रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ है, अभी हमको इसके ऊपर चर्चा करना है, और ये मास जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। क्या गड़बड़ करने वाला है, अगर तुम इतनी ही अर्थ को कंसिडर कर रहे हो, इतना ही अर्थ कंसिडर कर रहे हो, तो इसका मास बदल जाएगा ना, पूरी अर्थ का तो मास m था, अंदर वाले का मास m डैश हो जाएगा। अब ये m डैश हमको निकालना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर दैट अर्थ इज। सो ये फार्मूला के ऊपर मैं रिलाई नहीं करूँगा अभी के लिए, बट ये फार्मूला करेक्ट जाएगा, और ये फार्मूला तो अपना है ही जो भी है, क्योंकि जैसे तुम हाइट पे चले जाते हो तो यहाँ अगल बगल एटमॉस्फेयर का वेट इतना ज़्यादा कोई मैटर करने वाला है नहीं। ठीक है, सो दिस वॉज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इस तरीके से ये काम कर रहा है, सिंपल आसान है। अब इसके अंदर खास बात क्या है कि ये डी यहाँ पे अटक गया है, ठीक है, सो उसको भी समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएशन किस हिसाब से काम करता है जी का। वेरिएशन का मतलब हाइट के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती कम होती है, डेप्थ के वैल्यू उसके हिसाब से बढ़ती कम होती है, सरफेस पे वो कैसी होती है। ठीक है, सो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने तुम लोगों को अभी पता करके बताया कि यार वैल्यू तो सरफेस के ऊपर कितनी है, 9.8 है, यहीं पे बात क्लोज हो गई थी ना, यहाँ इसके ऊपर और चर्चा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसके ऊपर और डिटेल लेकर के आती है। मैंने तुमको उस शब्द एक मोटा मोटी शब्द इस्तेमाल किया था कि मोटा मोटा अगर तुम लोग देखोगे तो 9.8 तुमको मिल जाएगा। अब अर्थ का शेप जो है वो ऐसा होना चाहिए था, स्पेरिकल होना चाहिए था, है नहीं, वो क्या है, थोड़ा सा सेंटर से ऐसा बल्जी है अलॉन्ग दी इक्वेटर। अलॉन्ग द इक्वेटर क्या हो जाता है, थोड़ा सा बल्ज हो जाता है। अभी खास बात क्या है कि अगर ये ऐसा होता जैसा इसको एक्चुअली होना चाहिए था, तो इस हर पॉइंट जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, हर सर्कल के हर पॉइंट पे
जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी मिलती है हमको, प्रॉपरली 9.8 मिलती, यहाँ पे हमको 9.8 मिलती, कोई प्रॉब्लम नहीं था, 9.832 लिख देना चाहिए मुझको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हर पॉइंट पे मुझको ऐसे ऐसे मिलते जाते, सही है। लेकिन हुआ क्या, इसके अंदर बात ऐसी हो गई कि अर्थ तो बीच में से बल्ज कर गई, तो इधर जिस पॉइंट पे मैं अगर जी पता करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे जी का वैल्यू 9.78 कुछ तो आना शुरू हो जाता है, 9.78 आना शुरू हो जाता है, और इन पॉइंट्स के ऊपर 9.8 बराबर आता है। तो इसके शेप में बदलाव होने की वजह से जी की वैल्यू में थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है। लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और हो रही है कि कहीं ना कहीं ये एक्चुअल शेप जो होना चाहिए था और ये जो शेप है ये कोइंसाइड कर जाते हैं, कहाँ पे कर जाते हैं, पोल्स में, पोल्स के ऊपर ये क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं जी का वैल्यू एट द पोल्स निकालने की कोशिश करूँ, जी का वैल्यू पोल पे पता करने की कोशिश करूँ तो मुझको प्रॉपर मिल जाएगा 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर अगर मैं यही वैल्यू ऑन द इक्वेटर पता करने की कोशिश करूँ, इक्वेटर पे पता करने की कोशिश करूँ तो वो थोड़ा सा कम मिलता है मुझको, थोड़ा सा मुझको कम मिल जाता है, ठीक है। अब इसी फिनोमेना को देखते हुए हम लोग अपना सेकंड वाला कॉन्सेप्ट इसमें रखने की कोशिश करेंगे। अब सेकंड वाला कॉन्सेप्ट कैसा हो जाएगा, अलोंग दी हाइट, अलोंग दी हाइट। सो हाइट के अलोंग अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो उस हिसाब से क्या होने वाला है, तो देखते हैं, समझते हैं उसको भी। अगर ये मेरा अर्थ है और इस अर्थ के एक सर्टन हाइट में गेन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ तक, ठीक है, मतलब मैं अर्थ के सरफेस को छोड़ करके ऊपर जाने की कोशिश करने लगता हूँ, सो इस पॉइंट पे ग्रेविटी या जी की वैल्यू क्या होगी। सो यहाँ पे मुझको समझ में आना ज़रूरी है कि एट दिस पॉइंट जी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, द वैल्यू ऑफ जी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे हम लोग हाइट के ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, हम लोग हाइट गेन करते चले जाएंगे, वैसे वैसे जी का वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब हमारे सरफेस पे मैक्सिमम रहेगा 9.8, फिर 9.7, 9.6 ऐसे करते करते एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट अपने को इसके अंदर याद रखना है, तुम्हारा क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले हमको याद रखना है, क्वेश्चन भी ऐसा बनेगा, एक्सप्लेन द वैल्यू या फिर एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी अलॉन्ग द सर्फेस अलॉन्ग एट अ सर्टन हाइट एंड एट अ सर्टन डेप्थ। वो दो बातें यहाँ पे इसके अंदर होने वाली है, ठीक है। तो एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सरफेस पे पोल पे अलग है, इक्वेटर पे अलग है, ये बात पहले ध्यान में रखना कि पोल के ऊपर मैक्सिमम है, इक्वेटर पे थोड़ी सी कम है। और यहीं से अपने को अंदाज़ा लग जाता है, देखो अगर यहाँ से इस तरफ बढ़ रहे हैं तो देखो जी का वैल्यू को क्या हो गया, कुछ कम हो गया। इसका मतलब हाइट के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होने लगेगा, वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बोल रहा है कि अगर तुम सरफेस पर रहते हो, सरफेस जैसा बनना चाहिए वैसे वैसे सरफेस पर रहते हो तब तक ठीक है, सरफेस को छोड़ के आगे बढ़ते हो तो फिर वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। साधारण सी बात है, कुछ इसके अंदर है। सेकेंड थर्ड वाला जो टॉपिक है वो वाला डीप हो जाता है थोड़ा सा, अलॉन्ग द डेप्थ। इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे थोड़ा गहराई में बात होने वाली है, ठीक है। सो अलॉन्ग द डेप्थ अगर हम जाने की कोशिश करते हैं, सो ये अर्थ किसी भी शेप की हो, अगर तुम हाइट पे जाने की कोशिश करो, चाहे यहाँ से जाने की कोशिश करो, चाहे पोल से जाने की कोशिश करो, चाहे इक्वेटर से जाने की कोशिश करो, एच जी की वैल्यू क्या होना शुरू होगी, कम ही होना शुरू होगी, कोई डिफरेंस नहीं पैदा होना। इस पूरे अर्थ पे कहीं पर भी खड़े हो जाओ और वहाँ से ऊपर बढ़ने की कोशिश करो, रॉकेट बन जाओ, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करने लगो, तो जी का वैल्यू तो कम ही होना है, इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं है। इस वजह से हाइट के ऊपर अगर जा रहे हो, सरफेस छोड़ के हाइट पे जा रहे हो तो जी का वैल्यू कम होगा। पोल से जा रहे हो फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेटर से जा रहे हो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर डेप्थ में आने के बाद थोड़ी सी बातें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। कैसे चेंज हो जाती हैं, अगर ये मेरा अर्थ का सरफेस है जो एक्चुअली में होना चाहिए और रियलिटी में ये कुछ ऐसा है जो मैंने तुम लोग बताया, ठीक है। उसके अंदर भी हिमालय कहीं हैं और मारियाना ट्रेंच है, कहीं कहीं ऊंचाई है, कहीं गहराई है, अलग अलग बातें हैं इसके अंदर। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, इसी शेप को यहाँ से देखने की कोशिश करो, फिर से वही बात हो जाती है कि पोल पे हम लोग कोइंसिडेंस ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसी बात हो जाती है कि ये बातें क्या हो जाती हैं, यहाँ पे कोइंसाइड हो जाती है। हमारा एक्चुअल सरफेस जो होना चाहिए था और जो रियल सरफेस है, जो सरफेस होना चाहिए था और जो रियल सरफेस है, वो दोनों यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं। अगर मैं पोल से अंदर जाने की कोशिश करूँ, अगर मैं पोल से अंदर जाने की कोशिश करूँ, मतलब मैं पहली चीज़ यहाँ पे लिखूँगा अलॉन्ग थ्रू द पोल, लिख देता हूँ थ्रू द पोल्स। अगर मैं पोल्स के अलॉन्ग अंदर जाने की कोशिश करता हूँ तो जी की वैल्यू डायरेक्टली गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, जी की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, सीधा सीधा कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों कम होगी उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सो जी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, सिंपल है, साधारण सी बात है कि अगर मैं पोल पे खड़ा हो जाऊं और गहराई में जाना शुरू कर दूं तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा। अगर मैं पोल पे खड़ा हो जाऊं ऊपर जाना शुरू कर दूं तो भी जी का वैल्यू कम हो जाएगा।
इक्वेटर के अलॉन्ग क्या होगा, इक्वेटर पे मैं खड़ा हूँ, अगर मैं ऊपर जाना शुरू कर दूँ तो जी का वैल्यू कम होने लगे। लेकिन गड़बड़ यहाँ होती है कि जब मैं पीछे जाने लगता हूँ तो वो डायरेक्टली कम होना शुरू नहीं होती। कैसे, सेकेंड चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं अभी, थ्रू द पोल्स, थ्रू द इक्वेटर। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इंटरेस्टिंग है। थ्रू द इक्वेटर, अब इक्वेटर के ऊपर क्या होने वाला है, इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है 9.8, और इस पॉइंट को अगर मैं कंसिडर करूँ तो इस पॉइंट के हिसाब से वैल्यू कितनी है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर ये चीज़ हमारा एक्चुअल शेप है तो इससे अंदर जाने की कोशिश करने लगूंगा तो जी की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है ना, इस पॉइंट पे से अंदर जाने लगूंगा जी की वैल्यू कम हो जाएगी। जिस पॉइंट पे इक्वेटर है मेरा अभी बल्ज की वजह से, वो पॉइंट पे वैल्यू 9.8 है, और इधर से इधर सरकते हुए यहाँ तक आते आते वैल्यू क्या होगी, पहले तो बढ़ेगी। ध्यान से देखना कि जी की वैल्यू इस पॉइंट पे 9.7 है, एक्चुअली में इस सरफेस के अलॉन्ग कितनी है 9.8 है। सो यहाँ से जब अंदर सरकने लगोगे सो 9.78 से 9.832 होगी यहाँ तक, उसके बाद फिर क्या होना शुरू होगी, धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। सो यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर ये गड़बड़ होती है कि इंक्रीजेस, थोड़ी देर के लिए क्या होता है, इंक्रीजेस अप टिल अ सर्टन पॉइंट, इंक्रीजेस अप टिल अ सर्टन पॉइंट एंड डिक्रीजेस आफ्टर दैट। उसके बाद क्या होना शुरू है, उसके बाद कम होना शुरू हो जाती है। ये चीज़ यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ऑफ द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। जी की जो भी वैल्यू है उसमें वेरिएशन इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। साधारण सी बात है, देखो बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना। सरफेस के ऊपर क्या होगा, सरफेस के ऊपर पोल्स पे वो फिनोमेना याद रखोगे ना कि एक्चुअली कैसा होना चाहिए था और है कैसा, एक्सपेक्टेड कैसा था और है कैसा, इन दोनों का डिफरेंस अगर याद रखोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। सो एक्चुअली में वो गोल होना चाहिए था सेंटर वाला, पर रियलिटी में बल्जी है ऐसा। सो उस हिसाब से पोल और इक्वेटर पे ही पहले बात तो वैल्यू जो है डिफरेंट मिलती है। हाइट तुम किधर से भी गेन करो, पोल के ऊपर से खड़े होकर कहीं जाने की कोशिश करो, इक्वेटर से खड़े होकर कहीं जाने की कोशिश करो, हमेशा ही तुमको वैल्यू जी का जो है वो कम होता ही मिलेगा, उसके बाद बढ़ना नहीं है, उसको कम ही होना है, ठीक है। और थर्ड चीज़, अलॉन्ग द डेप्थ, जब तुम गहराई में उतरने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली पोल पे से अगर उतरने की कोशिश करने लगते हो तो जी का वैल्यू सीधा सीधा कम होना शुरू हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। पर इक्वेटर के अलॉन्ग अगर उतरने की कोशिश करते हो तो थोड़ी देर के लिए बढ़ेगा, विल इंक्रीज अप टिल अ सर्टेन पॉइंट एंड देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, और सेंटर तक आते आते जी का वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। सेंटर तक आते आते जी का वैल्यू 0 हो जाता है। यहीं से एक नया सवाल बनता है कि सेंटर पे आने के बाद जी का वैल्यू 0 हो जा रहा है, इस बात को प्रूफ करके दिखाओ। एक्सपेरिमेंटली या फिर एक्सप्रेस करके, एक्सप्रेशन बना के, एक्सपेरिमेंटली नहीं कर पाएंगे, वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और डिराइव करके हम लोग इसको करने वाले हैं न्यूमेरिकल तरीके से। लेट्स सी, तो ये है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, इस तरीके से वैल्यू जी की जो है वो बदलती है। सो व्हाई इज द वैल्यू ऑफ जी 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर में जाने के बाद जी की वैल्यू जो है वो 0 क्यों हो जाती है। सबसे पहले तुमको डायग्राम को अच्छे से समझना पड़ेगा, मैं बहुत अच्छे से तुमको इसको समझाने की कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो पाएगा, ठीक। ये अर्थ है और मैं इतनी गहराई में अंदर उतर चुका हूँ, और जो भी गहराई में मैं अंदर उतर चुका हूँ उसको मैं डी बोलना शुरू कर दूंगा, पहली चीज़, ठीक है। ये जो अर्थ अंदर का हिस्सा है, इसका जो कुछ भी मास है उसको मैं एम डैश मानूंगा। ये बाहर का जो अर्थ का हिस्सा है इसको मैं मास मानूंगा एम। ध्यान देना, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा परेशान भी कर देगा, पहली चीज़, ठीक है। पूरी अर्थ जो है उसका मास एम है। जब मैं गहराई में उतर जाऊँगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम पता करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। इसके अंदर ये जो एम होता है दिस इज मास ऑफ द अर्थ। तो अगर मैं पूरे को कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ एम लिखूँगा, अगर मैं इतने हिस्से को कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं इसको क्या लिखना शुरू कर दूँगा, एम डैश लिखना स्टार्ट कर दूँगा। इतनी बात तो सबसे पहले अपने को समझ में आनी चाहिए। अब जब मैं एम डैश कंसिडर कर लूँगा तो ये आर स्क्वायर नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आर माइनस डी द होल स्क्वायर, पहली चीज़। क्योंकि अगर मैंने इतने ही हिस्से को अर्थ के कंसिडर किया है तो मेरे को रेडियस भी उतना ही कंसिडर करना पड़ेगा। पूरा इधर से इधर तक कितना था, इधर से इधर तक पूरा था आर, ये था डी, तो ये बचा कुछ हिस्सा बन गया आर माइनस। साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये मेरा एफ का फॉर्मूला बन जाएगा, फोर्स अगर मेरे को पता करना है तो। ये क्या था भैया, ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा। तो ये इतना हिस्सा अगर मेरे को पता करना है तो मैं फोर्स का आसानी से ये हिस्सा फॉर्मूला लगा कर पता कर लेता हूँ। चलो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पे अच्छे से। सो अगर मेरे को यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स पता करना रहेगा तो फोर्स विल बी जी टाइम्स ऑफ
एम डैश एम डिवाइडेड बाय आर माइनस डी द होल स्क्वायर, आर माइनस डी द होल स्क्वायर। ये बन गया फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, चलो यहाँ पे भी कोई बात नहीं। सेकेंड चीज़ हम लोग एक बात जानते हैं कि मास इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सही है, डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। इसका मतलब अगर मेरे को मास पता करना है तो मैं डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो चलेगा क्या? तो बोलो ये भी चलेगा। अब लेकिन मेरे को जो मास पता करना है वो पूरे अर्थ का मास पता करने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैं तो इतना ही हिस्सा कंसिडर कर रहा हूँ। तो मैं एम डैश पता करने की कोशिश करूँ, फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करूँगा। एम डैश की भी वैल्यू वही होगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सही है, ठीक है। अगर मैं एम डैश मास पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट विल बी अगेन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अर्थ स्पेरिकल है, 4/3 पाई। आर क्यूब लिखने के बजाय मुझको अब आर माइनस डी द होल क्यूब लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, अर्थ हमारी स्पेरिकल है, तो वॉल्यूम की जगह मैंने लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। ये भी ठीक है, ये मास मेरे को मिल गया, मैं यहाँ पे लिखने को तैयार हूँ इसको। पर अभी भी मुझको कुछ चीज़ों को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं। क्या नहीं है? मुझको ये डेंसिटी का क्या करना है नहीं पता, तो इसके लिए थोड़ा साइड में आ जाते हैं। फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। चलेगा? तो अगर मैं डेंसिटी पता करना चाहता हूँ तो मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये मास मैंने कंसिडर कर लिया पूरी अर्थ का। बोलोगे क्यों? क्योंकि इतना पार्ट में भी डेंसिटी अर्थ का उतना ही है, पूरे पार्ट में भी डेंसिटी अर्थ का उतना ही है, कम ज़्यादा नहीं है। डेंसिटी थोड़ी बदल जाएगी, डेंसिटी उतनी रहेगी। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4/3, क्या लिखूंगा, पाई आर क्यूब लिख दूंगा। ध्यान देना, 4/3 पाई आर क्यूब लिख दूंगा। यहाँ पे आर लिख दिया मैंने, क्योंकि मैंने पूरे मास वाले सेक्शन को कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अब इसी को समझा लेते हैं। पाई की जगह पे लिखूंगा एम डिवाइडेड बाय 4/3, और यहाँ पे लिख देता हूँ पाई आर का क्यूब। सही है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा है, 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब। बोलोगे ठीक है, 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया। हमारे पास जो सेकंड मास है एम डैश, वो बचा एम डैश इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ आर माइनस डी द होल क्यूब, आर माइनस डी द होल क्यूब अपॉन आर का क्यूब। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना के रुक जाता हूँ। इसको मैं क्या बना लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ। ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब फोर्स की एक खास बात है, फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी। ये भी जानते हो फोर्स क्या होता है, फोर्स तो एम जी होता है। ठीक है, अगर मेरे को जी चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, फोर्स अपॉन एम लिख दूँ। ठीक है, अब फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स की वैल्यू होती है जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, और यहाँ पे पहले से एक एम बैठा हुआ है। सही है ना, ये फोर्स को अगर मैं तोड़ दूँ तो क्या बनेगा, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये एम को मार देगा। ठीक है, अब ये एम मास नहीं रहेगा, ये तो ये वाला है ना। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो इसकी वजह से थोड़े चेंजेस आ जाएंगे। एम डैश डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर यहाँ से हटते हुए क्या लेकर के आएगा, आर माइनस डी द होल स्क्वायर लेकर के आ जाएगा, आर माइनस डी द होल स्क्वायर लेकर के आ जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर मैं सुधारने की कोशिश करूँ, सो यहाँ पे मेरे पास जी लगा हुआ है। एम डैश की वैल्यू को ध्यान से देखो, एम डैश की वैल्यू कितनी है, वो है। सो ये मैं लिखूँगा जी, एम डैश की जगह पे मैं लिखूँगा एम आर माइनस डी द होल क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आर माइनस डी द होल स्क्वायर बैठा हुआ है इंटू आर का क्यूब बैठा हुआ है। आर का क्यूब बैठा, आर का स्क्वायर बैठा, आर का स्क्वायर बैठा, सॉरी आर का स्क्वायर बैठा हुआ है। देखो आर का स्क्वायर बैठा, ये आर माइनस डी इन तीन में से एक को काट देगा, हमारे पास बचेगा जी एम इंटू आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू गिव मी स्मॉल जी। ये मुझको इसकी वैल्यू दे रहा है, स्मॉल जी का वैल्यू दे रहा है। चलो ठीक है, ये भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये कैसे प्रूफ करेगा कि वैल्यू ऑफ जी गोज ऑन इंक्रीजिंग एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर मैं सेंटर तक पहुँच जाता हूँ, अगर मैं सेंटर तक पहुँच जाता हूँ तो पूरी डेप्थ जो है, पूरी डेप्थ जो है डी, वो किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी क्या। अगर मैं सरफेस से उतरते उतरते पूरा सेंटर तक पहुंच जाता हूं तो जितनी डेप्थ मैंने कवर की वो रेडियस के बराबर हो गई। सही है, तो अगर डी अगर आर के बराबर हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर माइनस डी की जगह पे लिख उठेगा आर माइनस आर। ठीक है, और वो वैल्यू हो जाएगी 0 0 मल्टीप्लाइड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी। सो जी का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 0 सेंटर पे। जी का वैल्यू कितना हो गया, सेंटर पे 0 हो गया ना। और अगर मैं उतरता ही नहीं, इधर ही रुका रहता हूँ, तो ये टाइम पे मैं ऐसा मान सकता हूँ कि डी का वैल्यू 0 है, मैंने डेप्थ ही नहीं कवर की, मैं उतरा ही नहीं नीचे। अगर मैं उतरा ही नहीं नीचे तो डी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर डी का वैल्यू 0 हो जाता है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जी इज इक्वल्स टू जी एम इंटू सिर्फ आर लिख देता हूँ अपॉन
आर का स्क्वायर, या आर इसको काट देगा, GM/R मेरे को क्या दे देगा, आंसर दे देगा अपना। सही है, तो इस तरीके से मैं आसानी से इसको क्या कर ले जाऊँगा, सॉर्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से मेरा फॉर्मूला काम कर सकता है। 1 ही मिनट। GM/R², ठीक है, सॉर्टेड है। R³ होना चाहिए ना वहाँ पे। R³ है, यहाँ पे R का क्यूब होना चाहिए, यहाँ पे भी R का क्यूब होना चाहिए, यहाँ पे भी R का क्यूब होना चाहिए। तो फिर जब मैं इसको नीचे ले जाते समय GM और R कर दूंगा तो नीचे R का क्यूब छोड़ेगा, तो R के क्यूब को काटेगा और हमको देगा GM/R का स्क्वायर, जो एक्चुअली में G का वैल्यू है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सरफेस पे प्रूफ किया था। ये इधर G का वैल्यू GM/R स्क्वायर, जो अभी हमने सरफेस के ऊपर प्रूफ किया हुआ था। ठीक है, सॉर्टेड है। ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ G, ओके ये भी सही है, चलते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ G सडनली बिकम्स ट्वाइस इट्स वैल्यू, ठीक है कोई बात नहीं, इट विल बिकम 2 times मोर डिफिकल्ट टू पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द फ्लोर बाय। ये ज़मीन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है, और एक बहादुर एक रस्सी लेकर के इसको खींचने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में। सही है, इस डायरेक्शन में इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। अब इसको ग्रेविटी लग रही है कुछ ना कुछ, और ये जो भी सरफेस है इसकी कुछ ना कुछ ग्रेविटी है। अगर इस सरफेस की कुछ ना कुछ ग्रेविटी है, सो ये ग्रेविटी अगर 2 गुना हो जाए 2 times ऑफ G, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इट विल बिकम 2 times मोर डिफिकल्ट टू पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द फ्लोर। सो जो खींच रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को खींचने में फोर्स लगने के बजाय, समझो फोर्स मान रहा हूँ, सो 2 गुना फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होने वाला है, पहली चीज़ तो हमको समझ में, सबसे पहली चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि इस सरफेस का इस सरफेस के साथ क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। कांटेक्ट होने की वजह से कुछ चीज़ें यहाँ पे होने वाली। सबसे पहले तो इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाला है। फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर काम करेगा, ठीक है। अभी अगली चीज़ क्या है कि इसके ऊपर नीचे काम कर रहा होगा mg वेट, इसका वेट काम कर रहा है mg, और इसी वेट को काउंटर करता हुआ एक फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, वो है नॉर्मल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। अब इस फ्रिक्शन को, ये नॉर्मल और इससे क्या मिल रहा है, इन्फ्लुएंस, ये दोनों तो एक दूसरे को इक्वल कर देते हैं। और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये रेजिस्टेंस फोर्स है जो इसको इस तरफ खींचने नहीं देता। अब G के बजाय अगर ग्रेविटी यहाँ पे 2 गुना हो जाए तो 2G कर देगा, सही है। नॉर्मल फोर्स भी 2 गुना और उसके बाद से फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 गुना हो जाएगा। अगर ये सब कुछ ट्वाइस हो गया तो पहले फोर्स जो F लग रहा था अब वो कितना लगना शुरू कर देगा, 2 times ऑफ F लगना स्टार्ट कर देगा। इस वजह से इट विल बिकम 2 times मोर डिफिकल्ट टू पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द फोर्स इफ द वैल्यू ऑफ G सडनली बिकम्स ट्वाइस। सिंपल है, स्टोरी तो तुम लोग बना सकते हो, उसके अंदर आंसर कैसे तुम लोगों को फ्रेम करना है वो तुम समझ सकते हो, पर फिलहाल के लिए तुमको इसका अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। आसान है, चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। मास एंड वेट। मास एंड वेट के ऊपर क्या बात करें, यहाँ पे तो देखते हो ना, ये क्या था, वेट था, ठीक है। मास और वेट पे बात कर लेते हैं, देखते हैं। अब अगर तुम अर्थ पे आ जाओ और तुम मून पे आ जाओ, 2 बातें यहाँ से समझने की कोशिश करना। अर्थ पे आ जाते हो और मून पे आ जाते हो, ठीक है। अब अर्थ का कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है G, और मून का वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है G' बोल देता हूँ उसको, और वो अर्थ से 6 गुना कम है, ठीक है। 9.8 है यहाँ पे, उसको डिवाइड कर दोगे 6 से, काम बन जाएगा अपना, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू G है, यहाँ पे वैल्यू G' है। अब सबसे पहले इनको डिफाइन करने की कोशिश कर देते हैं कि क्या है। मास को अगर डिफाइन करने की कोशिश करो तो तुमको आंसर मिलेगा अमाउंट ऑफ मैटर ऑक्यूपाइड बाय बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी, किसी भी बॉडी ने कितना मैटर ऑक्यूपाई करके रखा हो। तो यहाँ पे कोई सामान है, ठीक है, इस सामान ने एक सर्टन अमाउंट ऑफ मैटर ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, ठीक है। वही सामान को मैं यहाँ पे भी रख दूँ तो यहाँ पे क्या अलग मैटर ऑक्यूपाई कर लेगा क्या, जितना है उतना ही है ना। एग्जिस्टेंशियली मैं जितना हूँ उतना ही हूँ, अर्थ पे भी हूँ, मून पे भी हूँ, हर जगह ले जाओगे मेरे को मैं उतना ही मिलूंगा तुमको, ठीक है। सो मास जो होता है, यहाँ से अपने को समझ में आ जाता है कि मास जो होता है वो यूनिवर्सली कॉन्स्टेंट होता है, यूनिवर्सली सेम होता है,
मतलब तुम मुझको ले जाओ अर्थ पे, फिर मुझको ले जाओ मून पे, मुझको ले जाओ जुपिटर पे, जहाँ मन करता है मेरे को लेके जाओ, हर जगह मेरा मास क्या मिलने वाला है तुमको, सेम ही सेम मिल जाएगा। तो अगर तुमसे कभी कोई पूछ ले कि मास कैसा है, तो मास यूनिवर्सली तुमको कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन वेट के साथ ऐसा नहीं है। वेट जो है इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। यही वेट एक टाइप का फोर्स भी है, कहीं कहीं वो क्या बन जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन बन जाता है। ए और जी तो सेम ही सेम चीज़ें हैं, तुमको हल्का फुल्का अंदाजा लग ही गया होगा अभी तक, ठीक है। फिलहाल के लिए वेट की बात करें। सो वेट इज़ द फोर्स exerted by the body on the surface of the earth और surface of the planet। ये बॉडी जितना फोर्स इस पे डाल रही है उसको हम क्या बोलेंगे कि उतना वेट इसके ऊपर वो डाल रही है। सो वेट इज mg, पहली चीज़ तो यहाँ पे सॉर्ट हो गई। अब अर्थ पे g का वैल्यू अलग है तो वेट तुमको अलग मिलेगा, सही है। अर्थ पे g का वैल्यू तो अलग है ना, तो वेट तुमको अलग मिलेगा। और मून पे जाओगे तो यही g का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा, तो वहाँ पे वेट तुमको अलग अलग मिलना शुरू हो जाएगा। सो वेट एक ऐसा फंडामेंटल तो नहीं बोल सकते, वेट एक ऐसा क्वांटिटी है, वेट एक ऐसा फैक्टर है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का जो हर प्लैनेट पे अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि हर प्लैनेट की जी की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। अर्थ का जी अलग है, मून का जी अलग है, जुपिटर का जी अलग है, स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा। तो इस वजह से अगर तुम आ जाओगे तो और ज़्यादा हेवी लगने लगोगे। तो समटाइम्स जैसे ना, यू आर नॉट ओवरवेट, यू आर ऑन द रॉन्ग प्लैनेट। सो कोई यहाँ पे वो फंडा भी काम कर सकता है अच्छे से। दिस इज हाउ इट वर्क्स। जी की वैल्यू कैसे, इट इज डिपेंडेंट ऑन जी, ओके। सो दिस वेट इज डिपेंडेंट ऑन जी, सो इट इज गोइंग टू चेंज एट एवरी प्लैनेट, बट मास इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जी, सो इट इज गोइंग टू बी सेम एवरीवेयर। कहीं पर भी जाओगे तुम तो मास का वैल्यू तुमको क्या मिलने वाला है, सेम टू सेम ही मिलने वाला है, अलग अलग नहीं मिलेगा, ओके। सो इसी बात पे हो जाए फिर। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन्स। तो मैंने तुमको यहाँ पे एक का अंदाज़ा बताया था कि वेट जो है वो क्या है, एक टाइप का फोर्स है, इस वजह से वेट को हम मापते भी किसमें है, न्यूटन्स में मेजर करते हैं, ठीक है। द मास एंड वेट यूनिट वगैरह सॉल्व करते करते बता देता हूँ तुमको, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन्स। What will be the value on the moon assuming that the acceleration due to gravity on moon is 1/6 of the earth? चलो ठीक है, अर्थ पे आए, मास मिला कितना, मास मिला 5 kg और वेट कितना मिला, वेट मिला इसका 49 न्यूटन्स, 49 न्यूटन्स। अब चले गए मून पे, थोड़ा छोटा है, ठीक है। यहाँ पे मास कितना रहेगा, फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही बताया हुआ है। मास तो सारी दुनिया में सेम ही रहेगा, अर्थ पे भी उतना ही रहेगा, तो वहाँ जाओगे तो भी उतना ही रहेगा। दैट इज़ ओनली अबाउट द अमाउंट ऑफ मैटर ऑक्यूपाइड। तो वहाँ 5 kg था, इधर भी 5 kg होगा, पहली चीज़ तो यहाँ पे सॉर्ट हो गई, ठीक है। अब इधर ध्यान देने की कोशिश करो, वेट, ये अगर वेट 49 है मतलब mg की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 49 है, मान सकते हो। वेट 49 मतलब वेट इज इक्वल्स टू mg, वेट इज इक्वल्स टू mg। वेट अगर उसने पहले अपने को बता दिया 49 है, सो mg 49 है। मास उसने अपने को बताया हुआ है 49 इज इक्वल्स टू, मास कितना बताया उसने, 5 टाइम्स इंटू जी। डिवाइड करने जाओगे, जी का वैल्यू निकालोगे, पागलपन करोगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाओगे ये करके, सिर्फ प्रूव करने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है, जी तुमने निकाल लिया। अब वो क्या बोल रहा है, अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6। तो अगर अर्थ पे जी है तो इधर क्या हो जाएगा, जी डैश होगा, और जी डैश जो है वो 1/6 है जी का, मतलब 6 से डिवाइड कर दो, तो इधर 9.8 डिवाइड बाय क्या कर दो, 6 कर दो। 9.8 तुमको पहले से ही पता है, समझो अर्थ नहीं तुमको जुपिटर दिया होता तो तुमको इस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये जी डैश है। अब यहाँ पे वेट अगर तुमको निकालना है ऑन मून तो वहाँ पे भी तुम लिखोगे एम जी डैश, एम कितना है, एम है अपना 5 किलो, जी डैश कितना है 9.8 डिवाइडेड बाय 6 कर देते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ 5 × 98 डिवाइडेड बाय 6 × 10, 5 1 ज़ा कर देता हूँ, 2 ज़ा कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 49, 49 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 ज़ा 6 8 ज़ा 48.12, 8.12 तुमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी अगर तुम मून पे चले जाते हो। तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो डिवाइड करते करते, बट नियरली वही है। अब एक अर्थ और मून का रिलेशनशिप होता, तुम डायरेक्टली इसके वेट को ही 49 को ही 6 से डिवाइड कर देते तो भी आंसर मिल जाता था, क्योंकि 1/6 है ना, तो वेट को ही 6 से डिवाइड कर दो, काम बन जाता तो भी। लेकिन समझो अगर यहाँ पे कोई और प्लैनेट होता, अंदाज़ा लगा ना, यहाँ पे अगर कोई और प्लैनेट होता तो हमको ये प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ता। सो ये सारी बातें हमको करनी थी इस पार्ट में। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस, फ्री फॉल और एक पार्ट है एस्केप वेलोसिटी वाला, वो करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आराम करते हैं, बाय।